Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture of Productions and Operations Management. The course code is MGT 362. The course book is given in the slide. Last time, or rather in the last lecture, we have finished chapter 3 of the book. Today we will be discussing chapter 4, which is on forecasting. What is forecasting? Let's discuss a little bit outline of this chapter. सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर एक छोटी सी कंपनी प्रोफाइल देखेंगे कि जी वॉल्ट डिज्नी, हम में से बहुत सारों को पता होगा वॉल्ट डिज्नी क्या है। एक बहुत बड़ी इनका थीम पार्क भी है, इनकी जो फिल्म प्रोडक्शन उसमें भी इनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। तो हम वॉल्ट डिज्नी के अंदर देखेंगे कि जी वॉल्ट डिज्नी किस तरीके से फोरकास्ट करता है और क्या क्या फोरकास्ट करता है, वो हम ग्लोबल कंपनी प्रोफाइल में देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि जी फोरकास्टिंग होती क्या है, फोरकास्टिंग के अंदर टाइम होराइजन्स क्या होते हैं, फोरकास्टिंग किस तरह से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे इन्फ्लुएंस करती है। हम ये भी देखेंगे कि जी टाइप ऑफ फोरकास्ट कौन सी फोरकास्ट की टेक्निक्स या टाइप्स हम यूज़ कर सकते। हम देखेंगे कि जी व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फोरकास्ट। इस स्लाइड के अंदर बेसिक जो इम्पोर्टेंस है वो ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की दी हुई है, मगर ये हम अपने प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि जी हम फोरकास्ट क्यों करते हैं, फोरकास्ट करने का फ़ायदा क्या होता है। एक तो ऑपरेशनल फोरकास्ट होती है, एक स्ट्रेटेजिक फोरकास्ट होती है। स्ट्रेटेजिक फोरकास्ट का क्या फ़ायदा होता है, टैक्टिकल फोरकास्ट का क्या फ़ायदा होता है, लॉन्ग टर्म फोरकास्ट, मिड टर्म फोरकास्ट, शॉर्ट टर्म फोरकास्ट, ये क्या चीज़ें होती हैं और इनसे हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि जी व्हाट आर दी 7 स्टेप्स। अब हमने फोरकास्ट का इंट्रोडक्शन ले लिया, फोरकास्ट के डिफरेंट टाइप्स पढ़ ली, तो फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जी क्या प्रोसीजर है जिससे हम फोरकास्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर फोरकास्टिंग की अप्रोचेस देखेंगे। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग अप्रोचेस, वन इज़ क्वालिटेटिव मेथड्स एंड अदर इज़ क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स जब हम ये दोनों चीज़ें डिस्कस कर लेंगे जी क्वालिटेटिव क्या होती है, क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग अप्रोच क्या होती है, इसके बाद फिर हम डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग पढ़ेंगे, जिसके अंदर टाइम सीरीज फोरकास्टिंग है, नाइव अप्रोच है, मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग, वेटेड एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग, ट्रेंड एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग विद ट्रेंड एडजस्टमेंट। इसी तरीके से सीजनैलिटी, अगर आपके पास डेटा में सीजनैलिटी है तो सीजनैलिटी को किस तरीके से हमने केटर करना है। इसी तरह हम एसोसिएटिव फोरकास्टिंग मेथड्स देखेंगे, जिसके अंदर हम रिग्रेशन एंड कोरिलेशन एनालिसिस पढ़ेंगे। इसके बारे में सारा हम जो इसके बेसिक रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है, कोरिलेशनशिप एनालिसिस क्या होता है, वो सारा हम देखेंगे। और उसके अंदर हम स्टैंडर्ड एरर का भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि जी जो आपने फोरकास्ट किया उसके अंदर कितना एरर है, वो भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फोरकास्टिंग एट डिज्नी वर्ल्ड। डिज्नी वर्ल्ड एक बहुत बड़ा थीम पार्क है या अम्यूज़मेंट पार्क है, जहाँ बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं। वहाँ बच्चे और फैमिलीज जाती हैं, उधर जॉय राइड्स हैं, उधर डिफरेंट मिकी माउस, डोनाल्ड डक, इस तरह के कैरेक्टर्स के ह्यूमन साइज फिगर्स हैं, और आप वहाँ जाके इंजॉयमेंट एंड अम्यूज़मेंट पार्क्स में जाके आप राइड्स ले सकते हो, आप पिकनिक कर सकते हो, तो डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं आपके पास। अब डिज्नी वर्ल्ड का जो ऑपरेशन है, इट हैज़ अ ग्लोबल ऑपरेशन। डिज्नी वर्ल्ड के पार्क जो हैं वो हांगकांग में है, पेरिस में है, टोक्यो, ऑरलैंडो एंड एनाहाइम, इन सारी जगहों पे डिज्नी वर्ल्ड के डिफरेंट थीम पार्क्स हैं। रेवेन्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम पीपल, हाउ मैनी विजिटर्स एंड हाउ दे स्पेंड देयर मनी। तो डिज्नी वर्ल्ड के जितने भी रेवेन्यूज़ हैं वो सारे उन लोगों से लिए जाते हैं जो उस पार्क को
विज़िट करते हैं, कोई एंट्रेंस फीस उनसे ली जाती है और उसी वही उनका बेसिक रेवेन्यू है या रेवेन्यू जनरेशन मैकेनिज्म है। डेली मैनेजमेंट रिपोर्ट्स कंटेन ओनली द फोरकास्ट एंड एक्चुअल अटेंडेंस ऑफ ईच पार्क। तो आपकी जो वॉल्ट डिज्नी के अंदर या डिज्नी वर्ल्ड के अंदर जो डेली मैनेजमेंट रिपोर्ट है उसके अंदर ये चीज़ होती है कि जी कितने लोग आए और कितनी की हमने फोरकास्ट की, ठीक है। डिज्नी जनरेट्स डेली, वीकली, मंथली, एनुअल एंड 5 ईयर फोरकास्ट। अब डिज्नी वर्ल्ड के अंदर फोरकास्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोरकास्ट जनरेट होती हैं। उसमें वो रोज़ की रोज़ यानी डेली, आज की, कल की, परसों की, तरसों की, यानी कि एवरी डे दे फोरकास्ट कि आज कितने एक्सपेक्टेड हैं कि ये लोग आएंगे, हमारे थीम पार्क में कितने लोग एक्सपेक्टेड हैं, उनकी फोरकास्ट करते हैं। डेली होती है, वीकली होती है, मंथली होती है और एनुअल होती है और 5 ईयर्स की होती है कि वो एक दिन की, एक हफ्ते की, एक महीने की, एक साल की और 5 साल में कितने लोग एक्सपेक्टेड हैं, वो सारे की सारी फोरकास्ट निकालते हैं। फोरकास्ट are used by labor management, maintenance, operations, finance and park scheduling। जो ये डेली, वीकली, मंथली, एनुअल एंड 5 ईयर्स की जो फोरकास्ट होती है ना कि जी कितने लोग हमारे पार्क में आएंगे, ये किस लिए यूज़ होती है, ये स्केजुलिंग के लिए। डेली फोरकास्ट यूज़ होती है पार्क की स्केजुलिंग के लिए कि जी आज कितने लोग हमें चाहिए, आज कितने अटेंडेंस चाहिए, कितने रेस्टोरेंट्स के ऑपरेशन के लिए लोग चाहिए, जो आप डिफरेंट राइड्स चला रहे हो उनके लिए कितने लोग चाहिए, कि आज इतने लोग एक्सपेक्टेड हैं तो उसके हिसाब से वो जॉब्स को स्केड्यूल करते हैं। इसी तरह मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ वो सारे की सारी बेस्ड के जी आज कितना फोरकास्ट है, आज अगर कम लोग आएंगे या फोरकास्ट में अगर कम लोग शो कर रहे हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हम उनकी मेंटेनेंस, मशीनरी की जो मेंटेनेंस है उसको उस दिन करें एज कम्पेयर्ड के जी फुल डे हो और आपकी मशीन ख़राब हो जाए और फिर आप उसकी मेंटेनेंस कर रहे हो। इसी तरह फाइनेंस के अंदर भी कि आपने अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो आप 5 ईयर फोरकास्ट देखते हो कि जी कितने लोग एक्सपेक्टेड हैं, या एनुअल फोरकास्ट देखते हो कि जी अगले साल में इतने लोग एक्सपेक्टेड हैं तो हमें कितने पैसे चाहिए, या कितना अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ेगा या रेवेन्यूज जनरेट करना पड़ेंगे। फोरकास्ट यूज्ड टू एडजस्ट ओपनिंग टाइम्स, राइड शोज, स्टाफिंग लेवल एंड गेस्ट एडमिटेड। ये सारी की सारी बात कि जी जो फोरकास्ट की जाती हैं वो इसीलिए की जाती है कि आपकी जो स्टाफिंग लेवल्स हैं, आपकी जो अदर सर्विसेज हैं वो अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से हैंडल की जा सके। अगर आपके पास कोई फोरकास्ट डाटा या आपके पास आइडिया नहीं होगा आज कितने लोग आएंगे तो आप उसके लिए आराम से मैनेज नहीं कर सकोगे। तो इसलिए फोरकास्ट यूज़ की जाती है कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है तो उसको किस तरीके से हम उसका आइडिया ले सकेंगे, क्या कितने स्केल पे होगा। अगर फ्यूचर में लोगों ने आना है तो एक आइडिया देती है आपको फोरकास्ट कि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इतने स्केल में या इतने वॉल्यूम में लोग आएंगे। 20% ऑफ कस्टमर्स दे कम फ्रॉम आउटसाइड यूएसए। डिज्नी वर्ल्ड में जो 20% कस्टमर होते हैं वो यूएसए से नहीं आते, ऑल्दो इनके बहुत सारे, आपको मैंने शुरू में बताया, इनका ग्लोबल ऑपरेशन होता है। इकोनॉमिक मॉडल्स इंक्लूड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्रॉस एक्सचेंज रेट, अराइवल इनटू द यूएस। तो वॉल्ट डिज्नी का जो फोरकास्ट मॉडल्स हैं उसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स वो यूज़ करते हैं। एक तो वो जीडीपी का यूज़ करते हैं, किसी कंट्री का जीडीपी क्या है, उसका एक्सचेंज रेट क्या है, कितने % ऑफ पीपल दे कम फ्रॉम दिस कंट्री, के जिस तरह अमेरिका में अगर वॉल्ट डिज्नी है तो कनाडा और अमेरिका का कनाडा का जीडीपी क्या है, एक्सचेंज रेट क्या है। जीडीपी से पता चल जाता है कि जी लोगों के पास कितनी एक्सपेंडेबल इनकम है। एक्सचेंज रेट से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आर दे विल कितना पैसा वो खर्च कर सकते हैं अम्यूज़मेंट एक्टिविटीज़ पे। इसी तरह कितने कैनेडियंस अमेरिका में आए हैं तो उसके हिसाब से उनका सारा जो फोरकास्टिंग मॉडल है वो इन सारी चीज़ों पे बेस करता है। अब इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक लेवल फोरकास्ट कि जी महीने का या 4 महीने का, क्वार्टर का
या साल की फोरकास्ट करें। डेली में तो इस तरह के नहीं किए जा इस तरह के वेरिएबल्स इतने ज़्यादा नहीं लिए जाते, मगर ये स्ट्रेटेजिक लेवल की जो होती हैं लॉन्ग टर्म या मिड टर्म फोरकास्टिंग, उनके अंदर इस तरह के वेरिएबल्स डाले जा सकते हैं। A staff of 35 analysts and 70 field people survey 1 million park guests, employee and travel professional each year. अब जाहिर बात है, forecasting requires manpower, it requires analysts, तो उनके पास अबाउट 35 का स्टाफ है और 70 फील्ड पीपल हैं जो जाके डाटा कलेक्ट करते हैं फील्ड। Input to the forecasting model includes airline special, Federal Reserve policies, Wall Street trends, vacation to holiday schedule for 300 school districts around the 3000 school district around the world. क्योंकि डिज्नी वर्ल्ड एक फैमिली स्पॉट है, इधर नॉर्मली पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं, तो वो अपने इकोनॉमिक मॉडल के अंदर वॉल्ट डिज्नी ये चीज़ भी इनकॉर्पोरेट करता है कि जी वेकेशन स्केड्यूल क्या है नियरली 3000 स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड दी वर्ल्ड का, कि जी इस डिस्ट्रिक्ट में इस दिन इस महीने में छुट्टी होगी, उस डिस्ट्रिक्ट में उस महीने में बाज़ एरियाज़ होते हैं ना जहाँ सर्दियों में होती है, बाज़ एरियाज़ होते हैं जहाँ गर्मियों में छुट्टियाँ होती हैं, तो वो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हैं अपनी फोरकास्ट में कि किन रीजन्स के अंदर अभी छुट्टी है, किन के अंदर नहीं है। अब ये सारी इतनी जिद्दोजहद और इतनी आप कह सकते हो कि मेटिकुलस रिकॉर्ड कीपिंग के बाद या मेटिकुलस फोरकास्टिंग के बाद उनका एरर क्या होता है। एवरेज फोरकास्ट एरर फॉर 5-year फोरकास्ट इज अबाउट 5%, कि जी अगर वो कहते हैं कि अगले 5 सालों में 105 बंदा आएगा, वो फोरकास्ट उन्होंने किया, तो उसमें से नॉर्मली 100 बंदा आता है, 105 बंदा नहीं आता, तो उनका फोरकास्ट इतने करीब तक ले जाती है कि जी अगर उन्होंने किया कि जी 105 बंदा आएगा फोरकास्ट, तो एक्चुअली जो उधर आता है 5 सालों में वो 100 बंदा आता है। ठीक है, तो उनका एवरेज फोरकास्ट एरर फॉर 5 year इज अबाउट 5%। एवरेज फोरकास्ट एरर फॉर एनुअल फोरकास्ट इज बिटवीन 0 to 3%, कि जो उनकी 5 साल की फोरकास्ट होती है उसमें 5% का एरर होता है, और जो उनकी 1 साल की फोरकास्ट होती है उसका जो एवरेज एरर है वो 0 to 3 के दरमियान में होता है। तो इस एक्सटेंट तक वो फोरकास्ट कर सकते हैं डिज्नी वर्ल्ड वाले अपनी ऑपरेशंस को। अब जाहिर बात है, अगर आपने फोरकास्ट किया तो आपको पता है क्या आने वाला है, उसके लिए किस तरह से प्लान करना है। हर तरह की सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, हर तरह की प्रोडक्शन इंडस्ट्री के अंदर आपको हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन इंडस्ट्री के अंदर आपको फोरकास्ट करना पड़ता है। सर्विस इंडस्ट्री वर्ल्ड डिज्नी वर्ल्ड इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। आप इधर जाते हो अम्यूजमेंट पार्क्स में, क्यों जाते हो? राइड्स लेने के लिए, अम्यूजमेंट राइड्स, और फाइन डाइनिंग के लिए, जो फैमिली आउटिंग होती है वहाँ अच्छा खाना, बर्गर शर्गर, इस तरह पॉपुलर फूड्स, उसके लिए जाते हो। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ सर्विस। तो हर तरह की सर्विस, हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंदर आपको कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए कि जी फ्यूचर में क्या होने वाला है, और ये जो आइडिया होगा आपको फोरकास्ट से ही मिलेगा। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोरकास्ट होती हैं। लेट्स सी कि जी फोरकास्ट होती क्या है, क्या टाइप्स ऑफ फोरकास्ट होती हैं। सो व्हाट इज फोरकास्ट? फोरकास्ट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग अ फ्यूचर इवेंट। फोरकास्ट एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। फ्यूचर आपको पता नहीं, आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। आप कहते हो कि जी ये हो सकता है, मेरे ख्याल में 100 बंदा आएगा, 80 बंदा भी आ सकता है, 110 भी आ सकता है, मगर आपको एक आइडिया हो जाता है कि जी रफ आइडिया हो जाता है, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो फोरकास्टिंग से। एग्जैक्टली फोरकास्ट आपको एग्जैक्ट वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू कभी नहीं देती, वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है, और वो हम आगे पढ़ेंगे कि जी फोरकास्टिंग एरर क्या होता है।
फोरकास्ट की क्यों जाती है? जिस तरह हमने अभी पिछली केस में डिस्कस किया है, फोरकास्टिंग डिफरेंट वजहों से की जाती है। उसमें पहली वजह ये होती है कि आप देखना चाहते हो कि मैं कितनी प्रोडक्शन करूं। अब वॉल्ट डिज्नी के केस में क्या था, उन्होंने ये देखना था कि कितने लोग एक्सपेक्टेड हैं, उसके हिसाब से किस तरह से स्टाफिंग करनी है, किस तरीके से मेंटेनेंस करनी है, ऑपरेशंस, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है किस तरीके से किए जाएंगे, इन्वेंट्री कितनी रखनी है, लोगों को कितना हायर करना है, फैसिलिटीज को किस तरह से मेंटेन करना है। ये फोरकास्ट इसलिए की जाती है ताकि आप ये जो सारे डिसीजंस हैं प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, पर्सनल एंड फैसिलिटीज से रिलेटेड, वो आप ले सको। ठीक है। फोरकास्टिंग टाइम होराइजंस, फोरकास्टिंग के कौन कौन से टाइम होराइजंस या किस तरह की फोरकास्ट अभी में हमने डिस्कस की ना केस स्टडी के अंदर कि जी वॉल्ट डिज्नी डेली, वीकली, मंथली, एनुअल एंड 5 ईयर्स, वो हर तरह की फोरकास्ट बना रहे हैं। तो अब हम आपको मैं आपको बताता हूँ कि ये शॉर्ट टर्म फोरकास्ट क्या होती है, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, और इनके क्या फायदे होते हैं। ठीक है। शॉर्ट रेंज फोरकास्ट अप टू 1 ईयर, जनरली लेस देन 3 months। ठीक है। अब अगर आप कोई फोरकास्ट कर रहे हो 1 साल तक की, यानी कि अगर आप डेली कर रहे हो, मंथली कर रहे हो या वीकली कर रहे हो, तो ये सारी की सारी जो है ये आपके पास आ जाती हैं शॉर्ट टर्म फोरकास्ट। डेली फोरकास्ट भी शॉर्ट टर्म फोरकास्ट के अंदर आती है, वीकली फोरकास्ट भी शॉर्ट टर्म फोरकास्ट के अंदर आती है, मंथली फोरकास्ट भी शॉर्ट टर्म फोरकास्ट के अंदर आती है, और अप टिल 1 ईयर तक की एनुअल फोरकास्ट भी शॉर्ट टर्म फोरकास्ट के अंदर आ जाती है। ये फोरकास्ट क्यों की जाती है? ये बेसिकली इसलिए की जाती है कि जो डिसीजंस रिलेटेड टू परचेसिंग, जॉब, स्केजुलिंग, वर्कफोर्स लेवल, जॉब असाइनमेंट एंड प्रोडक्शन लेवल, अगर आपकी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो ये शॉर्ट टर्म फोरकास्ट इसलिए की जाती है कि हमें कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है और उस स्टाफ को किस तरीके से हमने स्केड्यूल करना है। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो अपने प्लांट के अंदर तो आपको ये देखना होता है कि जी कितनी प्रोडक्शन लेवल, मुझे किन किन मशीनों पे क्या क्या चीज़ें बनानी है और कितनी कितनी मिकदार में बनानी है। आप जॉब्स को असाइन कर सकते हो, आप उसके हिसाब से परचेसिंग कर सकते हो रॉ मटेरियल की। तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग नॉर्मली जो आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, खा वो सर्विस के अंदर हो, खा वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो, उनको किस तरीके से प्रॉपरली मैनेज करने के लिए शॉर्ट टर्म फोरकास्ट की जाती है। मीडियम रेंज या मीडियम टर्म फोरकास्ट नॉर्मली 3 महीने से 3 साल तक। अब हमने देखी ना शॉर्ट टर्म की मैक्सिमम लिमिट जो है वो 1 साल तक की है, मगर नॉर्मली महीना, 3 महीना, क्वार्टर तक भी जाती है। अब मिड टर्म फोरकास्ट जो होती है वो 3 महीने से 3 साल तक की हो सकती है। उसके अंदर साल की भी आती है, उसके अंदर 2 साल की भी आती है, 3 साल की भी आती है। ठीक है। तो ये मीडियम रेंज फोरकास्ट होती हैं। मीडियम रेंज फोरकास्ट नॉर्मली प्लानिंग के लिए की जाती हैं, यानी कि पहले तो हमने शॉर्ट टर्म फोरकास्ट अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज करने के लिए की थी ना। मिड टर्म फोरकास्ट इसलिए की जाती है कि हम किस तरीके से अपनी ओवरऑल प्रोडक्शन को प्लान करें। अब हमारे 3-4 प्लांट्स हैं कि जी एक कराची में, एक लाहौर में है, एक पेशावर में है, तो अब हम मिड टर्म फोरकास्ट इसलिए बनाते हैं कि कितनी क्वांटिटी मैंने कराची में बनानी है, कितनी क्वांटिटी मैंने लाहौर में बनानी है और कितनी क्वांटिटी मैंने पेशावर में बनानी है, ताकि आप और मिनिमम मैक्सिमम इससे प्रॉफिट निकाल सको और आपकी प्रोडक्ट जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से वहाँ बनाओ। अगर वहाँ नहीं बन रही तो उसको मिनिमम कॉस्ट में ट्रांसपोर्ट कर सको। तो ये मिड टर्म या मिड रेंज फोरकास्ट इसलिए यूज़ की जाती हैं कि आप एलोकेट कर सको कैपेसिटी को। लॉन्ग रेंज फोरकास्ट नॉर्मली 3 साल से ज़्यादा की होती हैं। मिड शॉर्ट टर्म तो हमने देख ली कि जी साल तक की होती हैं। मिड रेंज जो होती हैं वो 3 महीने से 3 साल तक की होती हैं, उनको मिड रेंज फोरकास्ट कहा जाता है। अब जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होती हैं वो 3 साल से ज़्यादा या 3 साल से ज़्यादा की होंगी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली अगर आपने नई प्रोडक्ट डेवलप करनी है तो उसके बारे में कि जी हम ये नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं तो इसकी कितनी डिमांड होगी,
आपने अभी तक प्रोडक्ट बनाना ही नहीं शुरू की, मगर आप इन्वेस्टमेंट फेज में हो कि जी मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, ठीक है, तो इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी। तो ये जो चीज़ होती है कि डिमांड कितनी होगी प्रोडक्ट की, ये लॉन्ग टर्म फोरकास्ट से आपको पता चल जाती है कि जी आज से 3 साल बाद इस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड होगी, 100 चीज़ों की होगी, 200 चीज़ों की होगी, उसके हिसाब से आप अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ बना सकते हो, ठीक है। फैसिलिटीज़ को लोकेशन, प्रोडक्शन प्लानिंग, फैसिलिटी लोकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये लॉन्ग टर्म फोरकास्ट इसलिए यूज़ होती है। Distinguishing differences, mid to long range forecasts deal with more comprehensive issues and support management decisions regarding planning and product, plant and processes. ठीक है, जो अभी पिछली चीज़ें, पिछली 3 टाइम फ्रेम्स जो हमने पढ़े हैं, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म फोरकास्ट के, उसको अगर ज़्यादा हम एग्रीगेट कर दें या ज़्यादा फोकस करके कैटेगराइज कर दें कि जी लॉन्ग टर्म टू मिड टर्म प्लानिंग, जो लॉन्ग टर्म टू मिड टर्म या लॉन्ग रेंज टू मिड रेंज फोरकास्ट जो होती हैं, वो बेसिकली प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए होती हैं। कौन सी चीज़ हमने कहाँ बनानी है, कितनी क्वांटिटी में बनानी है, अगर हमारे पास फैसिलिटी नहीं है तो उस फैसिलिटी को लगाना कहाँ है, उसको लोकेट कहाँ करना है, उसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। ये जो अपर लेवल या स्ट्रेटेजिक लेवल डिसीजंस होते हैं ना, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोसेस प्लानिंग, ये सारी की सारी मिड टर्म या मिड रेंज टू लॉन्ग रेंज के अंदर कवर की जाती हैं। जो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग होती हैं उनके अंदर ज़्यादातर इस चीज़ को देखा जाता है कि जी अगले प्रोडक्ट सब कुछ लगा हुआ है, अब उसको किस तरीके से हमने एफिशिएंटली यूज़ करना है। शॉर्ट टर्म फोरकास्ट होती हैं, इसके अंदर स्केड्यूलिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि जी कितनी रिक्वायरमेंट है, इमीडिएट रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से लोगों को और मशीनों को स्केड्यूल किया जाता है। बेसिक काम शॉर्ट टर्म का ये है। तो अगर आपने इसको बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में देखना है तो शॉर्ट टर्म जो होती है वो ज़्यादातर स्केड्यूलिंग के लिए यूज़ होती है कि कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कितने लोग चाहिए होंगे, कितनी मशीनें हमें इस्तेमाल, अगर आपके पास 10 हैं तो 10 में से 3 इस्तेमाल होंगी, 10 हैं तो 10 में से 4 इस्तेमाल होंगी। तो ज़्यादातर ये स्केड्यूलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। और अगर आप मिड टर्म टू लॉन्ग रेंज की बात करते हो तो वो डिज़ाइन के अंदर, प्रोसेस डिज़ाइन के जी अब हमें ये फैसिलिटी इतनी कैपेसिटी की इधर चाहिए, इतनी कैपेसिटी की इतनी चाहिए, और कितना हमें पैसा चाहिए होगा। तो जो स्ट्रेटेजिक लेवल डिसीजन होते हैं उसके लिए मिड टू लॉन्ग रेंज फोरकास्ट यूज़ की जाती है। अब एक बात इन दोनों में से ये है कि आप फ्यूचर को ज़्यादा क्लियरली देख सकते हो अगर आप फ्यूचर से करीब हो। ठीक है, मैं आज इधर इस वक्त बैठ के आज के मौसम का हाल मैं उसका अंदाज़ा लगा सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि कल कैसा मौसम होगा, मगर आज का मौसम मैं देख के अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आज कैसा मौसम होगा। यही बात फोरकास्ट में है कि आपकी जितनी शॉर्ट टर्म फोरकास्ट होगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म फोरकास्ट। ठीक है, क्योंकि आपको आज का ज़्यादा पता है और आज से कल क्या होगा उसका आपको ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा है एज़ कम्पेयर कि आज से 3 साल बाद क्या होगा या आज से 4 साल बाद क्या होगा। तो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट जो होती हैं दे आर मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म फोरकास्ट। फोरकास्ट करते हुए एक और कॉन्सेप्ट जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए, ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस किया है कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है, या फोरकास्ट पे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की स्टेज भी इन्फ्लुएंस करती है। हमें पता है कि जी प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज उसकी इंट्रोडक्शन फेज होती है, दूसरी स्टेज उसकी ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी होती है, और डिक्लाइन होता है फिर प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोडक्ट का। अब जैसे ही प्रोडक्ट का डिक्लाइन होता है कोई नई वेरिएशन ऑफ प्रोडक्ट आ जाती है और फिर वो उसी इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन पे गुजरता है। आपने देखा होगा कि जी टेलीविजन्स की अगर हम देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अच्छा,
फोरकास्ट करने के अंदर एक और चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ता है और वो होती है प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल। अब हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर कुछ स्टेजेस होते हैं। एक उसकी इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, एक उसकी ग्रोथ स्टेज होती है, एक मैच्योरिटी होती है और एक डिक्लाइन होता है। इंट्रोडक्शन फेज में आपको किसी और तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन के अंदर आपकी और तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। Introduction and growth requires longer forecast than maturity and decline. ठीक है। अब इंट्रोडक्शन और ग्रोथ की जो फेज होती है उसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म फोरकास्ट ज़्यादा चाहिए होती हैं, क्योंकि इनिशियल फेज होता है तो आपको ज़्यादा दूर तक या ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपकी ग्रोथ स्टेज के भी अंदर आपकी एकदम से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, तो उसके अंदर भी आपको ज़्यादा डिसीजन लेने पड़ते हैं, कहाँ प्लांट लगाना है, कितनी कैपेसिटी का लगाना है, कितनी एक्सपेक्टेड है प्रोडक्ट की डिमांड। तो ये सारी की सारी जो स्टेजेस होते हैं, ये प्रोडक्ट की डिफरेंट लाइफ साइकिल स्टेजेस, ये भी फोरकास्टिंग पे अफेक्ट कर रही होती हैं। अब मैच्योरिटी और डिक्लाइन की स्टेज के अंदर आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म फोरकास्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैच्योरिटी के अंदर आप शॉर्ट टर्म फोरकास्ट की ज़्यादा ज़रूरत रखते हो, क्योंकि इंट्रोडक्शन और ग्रोथ फेज में आपने अपनी कैपेसिटी तो बिल्ड कर ली है ना। अब मैच्योरिटी और डिक्लाइन में आप उस कैपेसिटी को मैनेज कर रहे होते हो कि इस हफ्ते मैंने कितनी बनानी है, अगले हफ्ते मैंने और कितनी प्रोडक्ट बनानी है। ये मैच्योरिटी की फेज में होती है। डिक्लाइन में आप क्या कर रहे होते हो कि किसी तरीके से अपनी कॉस्ट लॉस जो होता है उसको मिनिमाइज कर रहे होते हो। अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है तो आप एक प्लांट बंद कर दोगे, और कम हो गई है दूसरा प्लांट बंद कर दोगे। आपकी हमेशा यही कोशिश होगी कि मैं कम से कम पैसा लूज करूं। As product passes through life cycle, forecasts are useful in projecting staff levels, inventory levels and factory capacities. ठीक है, तो ये वही बात है कि forecast शॉर्ट टर्म करेंगे या लॉन्ग टर्म करेंगे, उस पे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल का बहुत अफेक्ट पड़ता है। इंट्रोडक्शन और ग्रोथ की फेज के अंदर हमें ज़्यादा लॉन्ग टर्म फोरकास्ट चाहिए होती हैं एज़ कम्पेयर टू मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। अब ये वही बात है कि जी आपकी एक प्रोडक्ट होगी, इसके अंदर तो हमने डिफरेंट प्रोडक्ट शो की हुई हैं, मगर हर प्रोडक्ट का अपना एक एस कर्व होता है। लेट मी शो यू हियर। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जी किसी भी प्रोडक्ट की एक इंट्रोडक्शन होती है, ग्रोथ होती है और मैच्योरिटी होती है और डिक्लाइन होती है। इंट्रोडक्शन और ग्रोथ के फेज के अंदर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो उसके हिसाब से आपको इस तरह के डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने पड़ रहे हैं कि यार डिमांड बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, उसके हिसाब से मुझे कितनी फैक्ट्रियां लगानी पड़ेंगी, या कितने वेयर हाउसेस खरीदने पड़ेंगे, या कितने रॉ मटेरियल मुझे सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे। ये इस फेज के अंदर आहिस्ता आहिस्ता, इंट्रोडक्शन के अंदर तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ की डिमांड इंक्रीज होती है, ग्रोथ के अंदर एकदम से डिमांड इंक्रीज होती है प्रोडक्ट की, तो आपको लॉन्ग टर्म डिसीजंस करने पड़ते हैं कि जी मुझे अगले 3 साल में कितनी डिमांड फुलफिल करनी होगी। मगर जब आप एक मैच्योरिटी स्टेज पे आ जाते हो तो आपकी फिर डिमांड के अंदर ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आ रहा होता। आपके पास फैसिलिटीज़ होती हैं, आप उन फैसिलिटीज़ को मैनेज किस तरह करोगे, उनको स्केड्यूल किस तरह करोगे, और इसलिए आप इस फेज के अंदर, मैच्योरिटी की फेज के अंदर आप शॉर्ट टर्म फोरकास्ट ज़्यादा यूज़ करते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म फोरकास्ट आपकी स्केड्यूलिंग, जॉब स्केड्यूलिंग, प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग में ज़्यादा यूज़ होती है। और डिक्लाइन के अंदर भी आप कोशिश कर रहे होते हो कि किस तरीके से मैं मिनिमाइज़ करूँ अपना लॉस्ट, और अपनी स्केड्यूलिंग एक्टिविटीज़ किस तरीके से मैं ऑप्टिमाइज़ करूँ। टाइप्स ऑफ फोरकास्ट कौन कौन सी होती हैं? बेसिकली आपके पास 3 तरह की फोरकास्ट होती हैं। वो 3 तरह की फोरकास्ट कौन कौन सी हैं? एक तो आपके पास इकोनॉमिक फोरकास्ट होगी, इट एड्रेसेस बेसिक बिजनेस साइकिल, इन्फ्लेशन रेट। दूसरी आपके पास टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट है, और तीसरी आपके पास डिमांड फोरकास्ट होती है। अब इकोनॉमिक फोरकास्ट क्या होती है? इकोनॉमिक फोरकास्ट बताती है कि जी इस क्वार्टर में मंदी रहेगी या तेज़ी रहेगी, इस तरीके से आपको इकोनॉमिक फोरकास्ट के जी इस मुल्क की इकोनॉमी इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, वीक है या स्टेबल है।
इन्फ्लेशन क्या होगी आपकी जो कैपिटल है उसके अंदर, मनी सप्लाई, गवर्नमेंट ज़्यादा मनी सप्लाई करेगी, कम मनी सप्लाई करेगी, जाहिर बात है इन्फ्लेशन रेट और मनी सप्लाई एक दूसरे से रिलेट करती हैं। हाउसिंग प्राइसेस क्या होंगी, ये सारे की सारी इकोनॉमिक फोरकास्ट के अंदर आती हैं ऑफ, और ये चीज़ें आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में भी इनकी ये जो फोरकास्ट हैं आप देख सकते हो। टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट वो होती हैं जो प्रेडिक्ट करती हैं कि जी कौन सी चीज़ ज़्यादा अगले 2 सालों में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी। जिस तरह अगर एट दिस स्टेज अगर हमने टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट करनी है तो हम फोरकास्ट करेंगे कि यार अगले 1 साल में एंड्रॉयड फ़ोन ज़्यादा बिकेंगे या विंडोज़ बेस्ड फ़ोन ज़्यादा बिकेंगे। तो ये क्या होती है, टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट होती हैं। इकोनॉमिक फोरकास्ट इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी से रिलेटेड लोग करते हैं, टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग करते हैं। डिमांड फोरकास्ट जो होती है वो प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग के लोग करते हैं, ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग के लोग करते हैं कि जी मार्केटिंग वाले बताते हैं कितनी डिमांड होगी, प्रोडक्शन वाले उसको प्लान करते हैं, तो उसको डिमांड फोरकास्ट दोनों मिल के करते हैं। ये डिमांड फोरकास्ट क्या करता है, इट प्रेडिक्ट्स द सेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट तो ये बता रहा होता है ना कि किस चीज़ के अंदर क्या नए ट्रेंड्स आने वाले हैं, मगर डिमांड फोरकास्ट जो चीज़ें इस वक्त मार्केट में है उनकी सेल्स कितनी होंगी और उनका सेल का वॉल्यूम क्या होगा, ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं सर्विसेज के बारे में भी फोरकास्ट कर सकते हैं। तो डिमांड फोरकास्ट आपको ये बताता है कि जी कौन सी चीज़ कितनी बिकेगी। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ फोरकास्ट, फोरकास्टिंग का क्या फ़ायदा होता है। फोरकास्टिंग का सबसे पहला फ़ायदा कि आप ह्यूमन रिसोर्स को हायर कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो, या अगर आपने फायर करना है तो आप फायर कर सकते हो। तो ये पहला उसका काम है कि आपको पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके हिसाब से आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आप कैपेसिटी अपनी बिल्ड कर सकते हो या रिड्यूस कर सकते हो। आपको अगर पता चलेगा कि जी फ्यूचर में मेरी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो रही है तो उसके हिसाब से आप अपनी फैक्ट्रियों के साइज़ या अपने फैक्ट्रियों के नंबर बढ़ा लोगे। ठीक है, इसी तरह आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को उन फैक्ट्रीज में काम करने के लिए हायर करोगे, उनको ट्रेन करोगे। इसी तरीके से अगर आपको पता चल जाए कि फोरकास्ट में कि मेरी प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी तो आपके जो एसेट्स हैं जो उस प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं उनको आप आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि एकदम से तो रिड्यूस करने से आपका भी नुकसान है, आपके एम्प्लॉयज़ का भी नुकसान है। तो आहिस्ता आहिस्ता से आप देख सकते हो कि जी अब डिमांड कम हो रही है तो जो मैंने रिसोर्सेज इस प्रोडक्ट की तरफ लगाए हुए हैं वो मैं किसी और जगह पर लगा दूँ, या मैं उनको अभी मेरे पास अच्छे कंडीशंस में बेच दूँ ताकि मुझे अच्छा पैसा मिल जाए। ठीक है, और तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंस है फोरकास्टिंग की, इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है, वो ये होता है कि आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छी कर सकते हो। अगर आपको पता है कि फ्यूचर में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो वो ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट किसी रॉ मटेरियल से बनती है ना, तो आप अपने सप्लायर्स के जाके उसके साथ अपने सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए इस रेट में अगले 1 या 2 साल तक। तो इस तरीके से आप बेटर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो डिसीजन है वो आप ले सकते हो थ्रू द यूज़ ऑफ फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग के जो 3 स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस हैं वो उसकी ह्यूमन रिसोर्स, कि आप ह्यूमन रिसोर्स हायर या फायर कर सकते हो, आपकी कितनी कैपेसिटी बनानी है, आपने कैपेसिटी कम करनी है, ज़्यादा करनी है, या आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो डिसीजन है आपने अपने सप्लायर्स के साथ किस तरह का रिलेशनशिप रखना है, तो इन तीनों को आप थ्रू फोरकास्टिंग इम्प्रूव कर सकते हो। स्टेप्स क्या होते हैं फोरकास्टिंग के अंदर, किसी भी तरह की फोरकास्टिंग हो उसके अंदर ये 7 स्टेप्स हर केस में लगेंगे। डिटर्मिन द यूज ऑफ फोरकास्ट, फोरकास्ट क्यों कर रहे हो, फोरकास्ट का क्या फायदा होगा वो आपने देखना है, सबसे पहले ये डिटर्मिन करना। सेलेक्ट द आइटम्स टू बी फोरकास्टेड, किस चीज को आपने फोरकास्ट करना है। आप अगर देखना चाहते हो कि जी मुझे अगले साल मेरी कितनी ज्यादा सेल्स होंगी,
तो सेल्स को किस तरह से आप फोरकास्ट कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा मेरी प्रोडक्ट्स बिकेंगी, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बिकेंगी। तो अब इस केस के अंदर आप क्या फोरकास्ट करोगे कि मेरी प्रोडक्ट्स कितनी बिकेंगी। तो पहले तो आपने ये देखना है डिटरमिन द यूज़ ऑफ फोरकास्ट। फोरकास्ट का यूज़ ये है कि जी आपको पता होना चाहिए कि अगले साल मुझे कितना पैसा मिलेगा या मुझे कितना मुनाफा होगा, उसको अगर आपने कहीं और यूज़ करना है तो आप देखना चाहते हो कि मुझे कितना मुनाफा होगा, दिस इज़ योर यूज़ ऑफ फोरकास्ट। फिर आपने सेलेक्ट द आइटम टू बी फोरकास्टेड। इस केस के अंदर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप उस प्रोडक्ट के कितने नंबर्स या कितने वॉल्यूम्स बेचोगे तो वो आपको आइटम्स टू बी फोरकास्टेड पर चल जाएगा। तीसरा जो स्टेप है डिटरमिन द टाइम होराइजन ऑफ फोरकास्ट। अब इसके अंदर हमने जो टाइम होराइजन रखा है अगले 1 साल, आप 1 महीना भी रख सकते हो, आप आधा साल भी रख सकते हो, आप 4 महीने भी रख सकते हो, 3 महीने भी रख सकते हो। तो ये आप पे है कि जी आप क्या इस फोरकास्ट से क्या निकालना चाहते हो। ठीक है। चौथा ये है कि जी आपने पहले 3 स्टेप्स के जी आपने यूज ऑफ फोरकास्ट बता दिया कि आपने क्यों यूज करनी है फोरकास्ट। आपने ये भी देख लिया कि किस चीज को आपने फोरकास्ट करना है, आइटम टू बी सिलेक्टेड, और आपने ये भी देख लिया कि किस टाइम होराइजन के कितना दूर आप देखना चाहते हो। 3 महीने दूर देखना चाहते हो, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 1 दिन या 1 हफ्ता दूर देखना चाहते हो। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है फोरकास्टिंग मेथड कि कौन सा फोरकास्टिंग मेथड आप यूज करोगे। अब ये फोरकास्टिंग मेथड किस पे डिपेंड करेगा, ये फोरकास्टिंग मेथड पॉइंट 3 पे डिपेंड करेगा कि आप कितना दूर देखना चाहते हो। जितना जो दूर देखना चाहोगे उसके लिए एक फोरकास्टिंग मेथड होगा, जितना करीब देखना चाहोगे उसके लिए एक और फोरकास्टिंग मेथड होगा। तो ये जो पॉइंट 4 है इट डिपेंड्स कि जी आप पॉइंट 3 में कितना दूर या लॉन्ग टर्म फोरकास्ट करना चाहते हो, मिड टर्म फोरकास्ट करना चाहते हो या शॉर्ट टर्म फोरकास्ट करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से आपका मॉडल चेंज हो जाएगा। 5वां यह है कि आपने डेटा गैदर करना। ठीक है, जिस चीज़ के लिए आप फोरकास्ट करना चाह रहे हो उसके लिए डाटा कलेक्शन करनी पड़ेगी, और ये हम आगे एग्जांपल्स में देखते जाएंगे किस तरह से डाटा कलेक्ट किया जाता है। छठा स्टेप है आपने फोरकास्ट करनी है, और 7वां स्टेप है कि जो फोरकास्ट से जो आउटपुट निकली है उसको आपने वैलिडेट करना है और इम्प्लीमेंट करना है अपने रिजल्ट को। अब आपने छठे स्टेप में फोरकास्ट कर ली कि अगले महीने में मेरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो 100 प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकेंगी या मेरी सर्विसेज 100 सर्विसेज ज़्यादा बिकेंगी। तो ये जो ज़्यादा बिकेंगी या कम बिकेंगी इसको आपने क्या करना है, इसके हिसाब से प्लान करना है। ठीक है कि जी अब ज़्यादा बिक रही हैं तो मुझे ज़्यादा रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा लेबर आर की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है, या अगर कम बिक रही हैं तो उसी तरह कॉरिस्पॉन्डिंगली कम चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो ये 7 जो स्टेप्स हैं ये हर फोरकास्टिंग मेथड के अंदर यूज़ होते हैं। आपने सबसे पहले डिटरमिन करना होता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ फोरकास्ट। आपने उस आइटम को सिलेक्ट करना होता है जिसको आप फोरकास्ट करना चाहते हो। आप अपना टाइम होराइजन बताते हो कि किस टाइम विंडो में मैं फोरकास्ट कर रहा हूं। आपने अपना मॉडल बताना होता है कि किस मॉडल से मैं फोरकास्ट करूंगा। आपने डाटा कलेक्ट करना होता है, फोरकास्ट करनी होती है, और फिर उसके बाद फोरकास्ट को इम्प्लीमेंट और वैलिडेट करना होता है। ठीक है, अब ज़रा हमने देख लिया कि जी फोरकास्ट होती क्या है, फोरकास्ट किस तरह से की जाती है। फोरकास्ट हमेशा एक प्रिडिक्शन होती है। ठीक है, फोरकास्ट आपको एक एक्चुअल वैल्यू नहीं देती। जिस तरह हमने केस स्टडी में डिज्नी वर्ल्ड की केस स्टडी में डिस्कस किया था ना कि फोरकास्ट जो उनकी 5 ईयर फोरकास्ट थी उसके अंदर 5% एरर था, और जो उनकी 1 ईयर फोरकास्ट थी उनमें 0 to 3% एरर था। हर फोरकास्ट के अंदर एरर होता है, दे आर नॉट forecasts are never accurate. There is no such thing as an accurate forecast. ठीक है, आपकी फोरकास्ट में हमेशा कुछ ना कुछ कमी ज्यादती होगी। आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्या होने वाला है, मगर आपको एग्जैक्ट ये नहीं पता चलेगा कि क्या एग्जैक्टली होगा। ठीक है, सो फोरकास्ट आर सेल्डम परफेक्ट। मोस्ट टेक्निक अज्यूम एन अंडरलाइंग स्टेबिलिटी इन द सिस्टम। ठीक है, जितने भी फोरकास्टिंग के मॉडल्स हैं वो अस्यूम करते हैं कि सिस्टम स्टेबल चल रहा है और इसी तरह चलता रहेगा। अगर स्टेबल सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी जरा सी भी खराब हुई आपकी फोरकास्ट खराब हो जाएगी। तो जितने भी फोरकास्टिंग मॉडल्स होते हैं वो ये अस्यूम करते हैं कि जी स्टेबल था और स्टेबल रहेगा। जिस तरह अब हम देखते हैं कि जी
अमेरिका में जो बैंकिंग क्राइसिस आया था पिछले सालों में, तो वो एक ऐसा इवेंट था जिससे सारी आपकी फाइनेंशियल वर्ल्ड और सारे की सारी जो कैपिटल मार्केट्स थी वो डिस्टेबलाइज हो गई। तो उस केस के अंदर फोरकास्टिंग कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि सिस्टम की ही सारी स्टेबिलिटी खत्म हो गई थी। तो फोरकास्ट आर सेल्डम परफेक्ट, मोस्ट टेक्निक अस्यूम एन अंडरलाइंग स्टेबिलिटी इन द सिस्टम। प्रोडक्ट फैमिली एंड एग्रीगेट फोरकास्ट आर मोर एक्यूरेट देन इंडिविजुअल प्रोडक्ट फोरकास्ट। अब ये फोरकास्ट की एक और रियलिटी है कि जी अगर आप किसी चीज को एग्रीगेट लेवल पे फोरकास्ट करोगे तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगा एज कंपेयर टू लेस एग्रीगेट लेवल। अब आपको ये पता है कि जी अगर आप फोरकास्ट करना चाहते हो तो आपको ये पता होगा, ये ज्यादा एक्यूरेटली पता चल जाएगा कि यार अगले साल इतनी गाड़ियां बिकेंगी। ये फोरकास्ट आपको रिलेटिवली एक्यूरेटली पता चल जाएगी कि यार इस साल इतनी बिकी हैं, अगले साल इतनी गाड़ियां बिकेंगी। मगर ये वाली फोरकास्ट आपको रिलेटिवली लेस एक्यूरेट बताएगी कि यार इतनी क्वांटिटी टोयोटा की होगी, इतनी होंडा की, इतनी सुजुकी की, इतनी मेहरान की है। ठीक है, तो जब आप प्रोडक्ट फैमिली को एग्रीगेट कर देते हो कि जी सारी गाड़ियां जो है वो इतनी बिकेंगी, ये एक्यूरेट एग्रीगेट लेवल पे फोरकास्ट ज्यादा एक्यूरेट होती है एज कंपेयर टू नॉन एग्रीगेट लेवल के जी इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल प्रोडक्ट फैमिली और इंडिविजुअल प्रोडक्ट में फोरकास्ट लेस एक्यूरेट होती है। तो ये कुछ रियलिटीज हैं कि जी फोरकास्ट हमेशा परफेक्ट नहीं होती। सारी फोरकास्टिंग टेक्निक्स अस्यूम कर रही होती हैं एन अंडरलाइंग स्टेबल सिस्टम, और प्रोडक्ट फैमिली और जो प्रोडक्ट फैमिली पे एग्रीगेट कर दी जाए फोरकास्ट तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट फोरकास्ट। अच्छा, अब फोरकास्टिंग की कौन कौन सी अप्रोचेस हैं? ठीक है, फोरकास्ट की बेसिकली दो तरीके हैं या दो अप्रोचेस हैं। एक क्वालिटेटिव मेथड कहलाता है और एक क्वांटिटेटिव मेथड कहलाता है। क्वालिटेटिव मेथड्स कौन से होते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं? Used when the situation is vague and little data exist। ठीक है, अब qualitative methods of forecasting तब यूज किए जाते हैं जब आपके पास डेटा इतना ज्यादा ना हो और सिचुएशन वेग हो। सिचुएशन में वेगनेस ऑफ सिचुएशन का मतलब है कि आइडिया आपको क्लियर ना हो, मार्केट का आपको क्लियर आइडिया ना हो। ठीक है, अगर आप फोरकास्ट करना चाहते हो कि जी अगले 1-1.5 साल में आपकी जो मोबाइल फोन्स हैं उसके कौन कौन से फीचर्स कस्टमर्स को चाहिए होंगे, तो आप इस स्टेज पे ये नहीं बता सकते कि जी कौन कौन से एग्जैक्टली फीचर्स हमें चाहिए होंगे। आप ये बता दोगे कि जी सोशल नेटवर्किंग के फीचर्स ज़्यादा अच्छे लोगों को पसंद आते हैं, इसी तरह ट्रैवल, ये जो आपके डिफरेंट राउट सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह किस तरह जाना है, राउटिंग सॉफ्टवेयर, ये लोगों को पसंद आते हैं। आपको एक आइडिया तो होता है मगर आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता, एक सिचुएशन वेग होती है और आपके पास इसके बारे में कोई डेटा ना हो, तो वो क्वांटिटेटिव मेथड्स में आएगा या क्वांटिटेटिव टेक्निक से उसको क्वालिटेटिव मेथड से हम उसको यूज करेंगे। क्वालिटेटिव मेथड जो होता है उसके अंदर इंट्यूशन और एक्सपीरियंस यूज किया जाता है कि लोगों का जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने किसी इंडस्ट्री में काम किया होता है, तो फिर उस इंडस्ट्री के बारे में वो अपने एक्सपीरियंस को यूज करके फोरकास्ट करने के लिए फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वालिटेटिव मेथड तब यूज किए जाते हैं जब आपके पास एक्चुअल डाटा ना हो। एक्चुअल डाटा न्यू प्रोडक्ट या न्यू टेक्नोलॉजी के केस में भी आ सकता है कि जी ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी प्रोडक्ट पहले थी ही नहीं मार्केट में, तो अब हम उसको किस तरीके से फोरकास्ट करें। और सिचुएशन वेग हो कि जी आगे हमें पता नहीं है कि कस्टमर इसको एक्सेप्ट करेगा भी कि नहीं करेगा प्रोडक्ट को, या नई प्रोडक्ट है, नई टेक्नोलॉजी है, अभी तक हमें इसके बारे में पता ही नहीं है कि जी इसके कोई हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा ही नहीं है, आज से पहले ये प्रोडक्ट थी ही नहीं। तो क्वालिटेटिव मेथड इस केस के अंदर यूज होगा। और क्वालिटेटिव मेथड फिर इसके अंदर क्या किया जाएगा, एक
इंट्यूशन या एक्सपीरियंस्ड बंदे को, उस इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस्ड बंदे से कहा जाएगा कि जी आप हमें फोरकास्ट करके दें। तो जब ये मेथडोलॉजी यूज की जाए तो इसको क्वालिटेटिव मेथड ऑफ फोरकास्ट कहा जाता है। जो दूसरी टाइप ऑफ फोरकास्टिंग अप्रोच होती है उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं? दे आर यूज्ड व्हेन सिचुएशन इज स्टेबल एंड हिस्टोरिकल डाटा एग्जिस्ट। ये तब यूज किए जाते हैं कि आपके पास सिचुएशन क्लियर है, पहले भी वो चीज यूज हो रही थी और आपको पता है उसका यूज कहाँ, उसकी फ्यूचर में क्या यूज होना है। ये किस केस के अंदर होता है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स कि जी चीजें आप अभी आपके पास वो चीजें यूज हो रही हैं, आपकी अगर आपके मुल्क में यूज नहीं हो रहे तो किसी और मुल्क में यूज हो रहे होते हैं, तो आपको पता होता है कि जी कस्टमर रिस्पॉन्स उसके बारे में क्या होगा। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, आपको पता है, आपके पास एक डाटा है जिससे आप उसका हिस्टोरिकल ट्रेंड देख सकते हो। और क्वांटिटेटिव मेथड के अंदर फिर हम एक्सपर्ट ओपिनियन इतना ज़्यादा नहीं लेते, इसके अंदर हम कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे हम डिसीजन लेते हैं कि जी कितनी रिक्वायरमेंट है हमारी। तो अब हम दो टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग अप्रोचेस होती हैं, एक क्वालिटेटिव होती है, एक क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव क्वांटिफाई करती है, मैथमेटिकल टेक्निक से क्वांटिफाई करने की कोशिश करती है। क्वालिटेटिव टेक्निक्स जो होती हैं वो एक्सपीरियंस से डिसीजन लेते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स मैथमेटिकल मॉडल से डिसीजंस लेते हैं, या आपको कोई आइडिया, आपको एक क्वांटिफाई कर देते हैं कि जी ये डिसीजन होगा। ठीक है, क्वालिटेटिव मेथड्स के कौन कौन से तरीके हैं? क्वालिटेटिव मेथड्स के बेसिकली 4 तरीके हैं। पहला तरीका ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन, दूसरा तरीका डेल्फी मेथड, तीसरा तरीका आपके पास सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट, और चौथा जो है आपके पास कंज्यूमर मार्केट सर्वे है। ठीक है, ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन क्या होता है? It's a pool of opinions of high level experts, sometimes augmented by statistical method. अब इन सारे 4 जो हैं हम इनको देखेंगे कि जी क्या क्या प्रोसीजर होता है। बेसिकली ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन ये होता है कि आपके पास हाई लेवल एक्सपर्ट्स या मैनेजर्स एक जगह पे बैठ के किसी फोरकास्ट पे सारे के सारे ओके करते हैं, किसी एक फोरकास्ट पे सारों के सारा एक पॉइंट पे आ जाते हैं कि जी हाँ 1 महीने के बाद इतनी रिक्वायरमेंट होगी प्रोडक्ट की। तो ये क्वालिटेटिव मेथड का एक तरीका है, ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन। दूसरा मेथड है डेल्फी मेथड। डेल्फी मेथड के अंदर हम देखेंगे कि जी ये भी एक प्रोसीजर है, इसके अंदर डिसीजन मेकर्स होते हैं, स्टाफ होते हैं और रिस्पोंडेंट्स होते हैं, और जब तक आपका डिसीजन नहीं होता तब तक ये डेल्फी मेथड इसका जो प्रोसीजर है ये चलता रहता है। इट्स एन इटरेटिव प्रोसेस। सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट क्या होता है कि जी अगर आपने अपनी फ्यूचर डिमांड देखनी है तो आप अपनी करंट डिमांड अपने सारे लोगों से, सेल्स पर्सन जितने भी हैं उनसे पूछो कि जी आपने पिछले महीने कितनी प्रोडक्ट बेची, आपने कितनी बेची। सारों से जब आप ये डाटा ले लेते हो तो फिर आप फ्यूचर के बारे में एक कॉम्पोजिट डिमांड बना सकते हो, और इसको कहते हैं सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट। कंज्यूमर मार्केट सर्वे। कंज्यूमर मार्केट सर्वे में क्या किया जाता है कि आप सीधा जाके कंज्यूमर से पूछते हो, हाँ भाई बताओ आपको कितनी प्रोडक्ट रिक्वायर होगी, ये हमारी प्रोडक्ट है, अगर हम आपको बेचें तो आपको कितनी चाहिए होगी, क्या क्वांटिटी में चाहिए होगी, किस प्राइस पे आप लोगे। तो ये हम कंज्यूमर मार्केट सर्वे करते हैं। सो क्वालिटेटिव टाइप मेथड्स जो होते हैं उसके अंदर 4 तरीके यूज होते हैं, ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन, डेल्फी मेथड और सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट एंड कंज्यूमर मार्केट सर्वे। ठीक है, जो क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं वो तब यूज होते हैं जब आपके पास सिचुएशन वेग हो, नई प्रोडक्ट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, इसके बारे में आपके पास हिस्टोरिकल डाटा ना हो। इस केस के अंदर फिर हम क्या करते हैं, आइधर हम एक्सपीरियंस यूज करते हैं या इंट्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, इंट्यूशन के जी मेरा दिल कहता है ऐसे होगा। अब जाहिर बात है हर बंदे का इंट्यूशन नहीं यूज करते, किसी एक्सपर्ट की इंट्यूशन यूज करते हैं, नॉन एक्सपर्ट की इंट्यूशन हम यूज नहीं कर सकते इसके अंदर। अच्छा जी,
ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन, लेट्स सी कि जी इनका प्रोसीजर क्या है। ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन के अंदर क्या किया जाता है, इट इन्वॉल्व्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ हाई लेवल एक्सपर्ट्स एंड मैनेजर्स। ग्रुप एस्टिमेट्स डिमांड बाय वर्किंग टुगेदर, combines managerial experience with statistical model. It is a relatively quick method and group thinking, इसकी जो एक डिसएडवांटेज है वो ग्रुप थिंकिंग है। जिस तरह इसकी एक्सप्लेनेशन, जैसे मैंने स्लाइड पढ़ी है तो इसकी एक्सप्लेनेशन से आपको इसका प्रोसीजर पता चल गया होगा। एक हाई लेवल एक्सपर्ट्स का पैनल बनाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप बैठ के एक हमारे लिए फोरकास्ट बनाएं, डिमांड फोरकास्ट बना लें, किसी भी चीज़ की फोरकास्ट बनाएं। फोरकास्ट डिमांड की होती है, फोरकास्ट आपके पास जिस तरह मैंने कहा ना, फोरकास्ट इकोनॉमिक फोरकास्ट होती हैं, टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट होती हैं, डिमांड फोरकास्ट होती हैं। तो आप इनको किसी भी ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन का प्रोसेस ये होता है कि हाई लेवल मैनेजर्स को बिठा के उनको कहें कि जी आप बैठ के हमारे लिए एक फोरकास्ट करें। वो फोरकास्ट करते हैं, उसके अंदर वो एक्सपीरियंस भी यूज़ करते हैं, कभी कभी वो स्टैटिस्टिक्स भी यूज़ कर लेते हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मॉडल भी यूज़ करके एक डिसीजन पे आ जाते हैं। ठीक है, अब डिसीजन पे आ जाते हैं तो ये जाहिर बात है कि ये प्रोसेस क्या है, आपने लोगों को बिठाया और उनसे एक डिसीजन लिया, इट्स रिलेटिवली अ क्विक प्रोसेस। मगर इसके अंदर ग्रुप थिंकिंग एक प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपके ग्रुप में कोई ऐसा मैनेजर है जो दूसरों पे डोमिनेट कर देता है तो आपका जो डिसीजन होगा इट विल बी बायस्ड, कि जी जो उस बंदे का डिसीजन है वो इस ग्रुप का डिसीजन है। तो जो ग्रुप थिंकिंग के अंदर डिसएडवांटेज होते हैं वही ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव ओपिनियन के अंदर डिसएडवांटेजेस होते हैं, कि अगर आपकी उस ज्यूरी के अंदर कोई ऐसा बंदा आ जाए जो हाईली ओपिनियनेटेड या बहुत डोमिनेटिंग होगा तो वो सारी ज्यूरी पे फिर इन्फ्लुएंस करेगा। सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट ये दूसरा तरीका है क्वालिटेटिव टाइप्स ऑफ फोरकास्ट के लिए। इसके अंदर सेल्स पर्सन प्रोजेक्ट हिज और हर सेल्स combined at district or national level. Sales reps know customer and what they want, tend to be over optimistic. अच्छा जी, इसका प्रोसीजर क्या है कि अब आपने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराई है पूरी मार्केट के अंदर, तो जो लोग आपकी प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनसे पूछो भाई तुमने पिछले महीने कितनी बेची थी, वो बताएगा मैंने 20 यूनिट्स बेची थी। आपके जितने भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे पूछें कि जी आपने कितनी बेची, आपने कितनी बेची, आपने कितनी बेची। वो सारे का सारा डाटा आप कंबाइन करके बता लोगे कि जी हाँ हमारे पिछले महीने पूरे मुल्क में 1000 यूनिट्स बिकी हैं, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस महीने 150 चीज़ें और बिक जाएंगी, 1100 चीजें बिक जाएंगी, 1200 भी चीजें बिक जाएंगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट। अब इसके अंदर एक डिसएडवांटेज ये है कि सेल्स के लोग नॉर्मली ओवर इन्फ्लेट कर देते हैं, कि अगर उन्होंने 15 चीजें बेची होंगी तो वो कह देंगे मैंने 20 चीजें बेची थी। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, दे आर ओवरली ऑप्टिमिस्टिक। डेल्फी मेथड क्या होता है? डेल्फी मेथड मैंने आपको बताया था ना, एक इटरेटिव प्रोसेस होता है। इसके अंदर भी जिस तरह ज्यूरी ऑफ एग्जेक्टिव का प्रोसेस था, इसके अंदर भी यही है कि जी आपके पास एक डिसीजन मेकर्स होते हैं जो एवेल्युएट करते हैं रिस्पॉन्सेस को, एक आपके पास स्टाफ होता है जो आपका कोई ना कोई सर्वे एडमिनिस्टर करता है, और एक आपके पास रिस्पोंडेंट्स होते हैं जो सर्वे के जवाब दे रहे होते हैं। तो आपके पास डिसीजन मेकर्स एक सर्वे बनाते हैं, वो सारे का सारा स्टाफ जाके उस सर्वे को एडमिनिस्टर करता है इन दी पॉपुलेशन या इन सम सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन, और जो उस सर्वे का रिजल्ट आता है वो डिसीजन मेकर्स फिर उसको अवेल्युएट करते हैं। ठीक है, और अगर रिजल्ट आ जाएगा तो ठीक है, ये सर्कल रुक जाएगा। अगर रिजल्ट नहीं आया तो फिर से यही सर्कल चल पड़ेगा कि जी अच्छा आपके पास अभी डिफिनेटिव आंसर नहीं आया, आप ज़्यादा अच्छा सर्वे बना के फिर से उसको एडमिनिस्टर करके फिर से उसके रिस्पॉन्सेज लेके फिर से अवेल्युएट उसको करते हो। तो इट्स अ इटरेटिव प्रोसेस, और जब तक आपके पास डिसीजन नहीं आता तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। इसके अंदर नॉर्मली 3 तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक इसके अंदर डिसीजन मेकर्स होते हैं, एक आपके पास स्टाफ होता है, और एक आपके पास रिस्पोंडेंट्स होते हैं। रिस्पोंडेंट्स हमेशा किसी भी पॉपुलेशन का कोई सैंपल आप ले लो तो वो भी लिया जा सकता है। लेट्स से कि जी अब हम कहते हैं कि हमने इस्लामाबाद में कोई ना कोई
इस्लामाबाद से रिलेटेड कोई ना कोई डिसीजन लेना है, तो इस्लामाबाद के अंदर तो सारे लोग रह रहे हैं, तो अब हम सारे लोगों से तो नहीं पूछ सकते, तो फिर हम उससे सैंपल लेते हैं कि जी इस्लामाबाद के हर सेक्टर से एक बंदा सेलेक्ट कर लो, तो वो जो पूरी पॉपुलेशन है इस्लामाबाद की उसमें से एक सैंपल निकाल लिया जाता है जो इस्लामाबाद के हर सेक्टर का एक एक बंदा, दो दो बंदे, तीन तीन बंदे, जितने आपने सैंपल लेने हैं, तो इसको सैंपल ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है। तो इस तरीके से हम रिस्पोंडेंट्स सेलेक्ट कर सकते। चौथा जो तरीका है क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग के अंदर वो है कि जी कंज्यूमर मार्केट सर्वे। आस्क कस्टमर अबाउट परचेसिंग प्लान्स, what customer says and what they actually do are often difficult, are often different, sometimes difficult to answer। अच्छा जी, कंज्यूमर मार्केट सर्वे का जो बेसिक आइडिया है कि जी आप फोरकास्ट ना करो, आप इस चीज को ना देखो कि जी कंज्यूमर ने कितना खरीदा, आप जाके कंज्यूमर से डायरेक्ट पूछो कि जी आपको कितना चाहिए, आप वो फोरकास्टिंग की एक्टिविटी ही ना करो कि जी इतना मेरे ख्याल में इनको इतना चाहिए होगा, आप ये ना करो, आप जाके कस्टमर से, अपने कस्टमर से पूछो या अपने कंज्यूमर से पूछो आपको कितना चाहिए, तो वो आपको बताएगा मुझे इतना चाहिए। मगर इसके अंदर भी एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपकी बहुत बड़ी कस्टमर बेस है तो उन सारों से पूछना भी इट्स रिलेटिवली डिफिकल्ट जॉब, रिलेटिवली टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी चीज, कंज्यूमर आपके मुंह पे तो आपको कुछ कहेगा मगर यू कैन नॉट से कि जी वो, हाँ अगर आपको कहता है कि हाँ आप उससे जाके पूछोगे कि आपको कितनी चीज चाहिए, यार मुझे 2-3 किलो चाहिए, क्या पता वो आधा किलो भी ना खरीदे, तो आपको खुश करने के लिए कि ठीक है यार मैं 2-3 किलो खरीद लूंगा तुमसे, मगर इन रियलिटी वो आधा किलो भी ना खरीदे, तो फिर प्रॉब्लम इसके अंदर ये डिसएडवांटेज है कि कोई कंज्यूमर है वो आपको हमेशा आपके मुंह पे जाके या आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आके आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताएगा कि मुझे इतनी चाहिए। तो इस जो कंज्यूमर मार्केट सर्वे है इसका डिसएडवांटेज ये है, मगर इसका बेसिक थिंकिंग ये है कि यार डोंट फोरकास्ट, जस्ट गो टू द कस्टमर एंड आस्क हाउ मच ही इज गोइंग टू बाय फ्रॉम यू। ठीक है, ओके, लेट्स डिस्कस द समरी जो हमने अभी तक पढ़ा है। मैंने आज के लेक्चर में आपको सबसे पहले एक कंपनी की प्रोफाइल डिस्कस किया है, डिज्नी वर्ल्ड की प्रोफाइल हमने डिस्कस की है, वो फोरकास्ट किस तरह यूज़ करते हैं, उससे क्या फ़ायदा उठाते हैं, हमने वो डिस्कस किया। हमने ये देखा कि जी फोरकास्टिंग होती क्या है, फोरकास्टिंग के अंदर टाइम होराइजन्स क्या होते हैं, मिड टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म होती है। हमने ये भी देखा कि जी प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है वो भी इन्फ्लुएंस कर रही होती है फोरकास्टिंग पे। ठीक है, उसके बाद हमने देखी कि जी टाइप्स ऑफ फोरकास्ट, कौन कौन सी टाइप्स ऑफ फोरकास्ट होती हैं, इकोनॉमिक फोरकास्ट, टेक्नोलॉजिकल फोरकास्ट, डिमांड फोरकास्ट, ये सारी की सारी हमने देखी कि जी ये 3 टाइप्स ऑफ फोरकास्ट, हर तरह आपको ये 3, हर जगह पे आपको इन तीनों में से कोई ना कोई फोरकास्ट मिलेगी। फिर हमने ये देखा कि जी इम्पोर्टेंस क्या होती है फोरकास्टिंग की। हमने देखा कि जी फोरकास्ट से आप ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर सकते हो, स्केड्यूल कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। आप फोरकास्टिंग से कैपेसिटी को प्लान कर सकते हो, स्केड्यूल कर सकते हो, और आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो रिलेशनशिप है अपने सप्लायर्स के साथ उनको बेहतर बना सकते हो थ्रू बेटर फोरकास्टिंग। फिर हमने ये देखा कि जी क्या स्टेप होता है किसी भी फोरकास्ट करने में, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, और हमने डिस्कस किए वो 7 स्टेप के। सबसे पहले आप बताओ किस चीज़ के क्यों यूज़ कर रहे हो फोरकास्ट को, डाटा कलेक्ट करते हो और फिर उससे आप कोई ना कोई डिसीजन लेते हो। फिर आखिर में हमने जो आज के लेक्चर के अंदर जो हमने आखिरी टॉपिक जो पढ़ा है कि जी फोरकास्टिंग की कौन कौन सी अप्रोचेस होती हैं। फोरकास्टिंग की हमने देखी 2 अप्रोचेस होती हैं, एक क्वालिटेटिव मेथड होती है और एक क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स वो होते हैं जो किसी तरीके से आपको आंसर दे रहे हों इन अ फॉर्म ऑफ क्वांटिफिकेशन, या आपको क्वांटिफाई करके आंसर दे रहे हों, तो उनको क्वांटिटेटिव मेथड कहा जाता है। क्वांटिफाई कर रहे हों, ठीक है। क्वालिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं, ये एक्सपीरियंस, इंट्यूशन को यूज करके फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट तब क्वालिटेटिव मेथड से की जाती है जब आपके पास हिस्टोरिकल डाटा ना हो, जब आपके पास सिचुएशन वेग हो, पहले टेक्नोलॉजी यूज नहीं हुई, पहले वो प्रोडक्ट यूज नहीं हुई,
मार्केट में उसका कोई हिस्टोरिकल डाटा आपके पास नहीं है, तो तब आप क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करते हो। क्वालिटेटिव मेथड्स में जो हमने 4 तरीके आज डिस्कस किए हैं, उनमें से हमने ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, डेल्फी मेथड, आपने कंज्यूमर मार्केट सर्वे, और आप अपने सेल्स फोर्स से जो डायरेक्टली सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट, जो अपनी सेल्स फोर्स से आप डायरेक्ट डाटा लेते हो या डायरेक्ट डाटा गैदर करते हो, उससे जो फोरकास्ट करते हो। तो ये हमारे आज के लेक्चर की समरी है। होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज डॉक्टर फहद अमजद। अस्सलाम वालेकुम।